Everyone is doing well. Welcome to another podcast Open Mic with OPM. आज हमारे एक बड़े ही स्पेशल गेस्ट आए हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है और उनका ज़िंदगी में मेरे हिसाब से एक ही काम है लोगों को हंसाना, which is a very tough job. It's not an easy job and I am very honored to have you here. So let's welcome our guest for tonight. Assalamu alaikum, Mr. Abbas Bukhari. How are you? बिल्कुल ठीक उस्मान भी, और मैंने मुश्किल से तो टाइम नहीं दिया। बड़े जोर से आपने हाथ लगाए, आप तो बड़े तगड़े, मुझे लगता था वीडियो में मुझे बॉडी बिल्डर लगते थे, ये तो है असल में भी। तो मैंने आपको मुश्किल से टाइम तो नहीं दिया, आपने मुझे कल रात को पूछा है, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। नहीं ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मैं आई हैव बीन अ फैन ऑफ योर वर्क। आई थिंक वी मेट, द फर्स्ट टाइम वी मेट वाज एट अ वेडिंग, और मैंने वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लोगों को देखा, बट यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिनको जाके मैं खुद मिला था कि ब्रो आई एम योर फैन। इट्स एन ऑनर। और मुझे उस्मान भाई उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मैंने ओपीएम सुना हुआ था, ठीक है, ये ओपीएम है जो एक बिग शॉट है, ठीक है, और मतलब मैंने लाहौर की जो भी हाई एंड शादी अटेंड की थी उसको ओपीएम कवर कर रहा होता था। आई होप कोई टैक्स वाले ना ये सुन रहे हो, इसका सीन हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लोग बड़े फ़ैन हैं और रहे हैं हमारे, बट मुझे बड़ा मज़ा आता है अगर मुझे कोई बंदा मिल जाए या कोई आर्टिस्ट मिल जाए जिसका मैं कह सकूं कि यार मैं आई एम जेन्युइनली अ फैन ऑफ योर वर्क। इट्स एन ऑनर। बहुत मुश्किल काम होता है किसी को हंसाना, तो आई वांट टू नो दैट हाउ डिड यू स्टार्ट एंड हाउ डिड यू गॉट इनटू स्टैंड अप कॉमेडी। इट्स नॉट एन ईजी जॉब मैन। जेन्युइनली बड़ा मुश्किल काम है किसी को भी हंसाना। ये जो मेरी स्टोरी है इसमें आने की, ये मैं मल्टीपल टाइम्स ऑन अदर पॉडकास्ट, टीवी शोज वगैरह शेयर कर चुका हूँ। मैं फिर बताता हूँ, मैं इसमें बहुत एक्सीडेंटली आया था, ठीक है, बाय चांस। मैं कंटेंट बनाता था। मैंने एलएलबी किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इंटरनेशनल प्रोग्राम्स का, यूसीएल से। केस ना कर देना कोई। नहीं मैं नहीं करता। तो मैंने वो एलएलबी किया हुआ है और मैं डिबेट्स करता था। अच्छा। डेक्लेमेशंस एक फॉर्म ऑफ डिबेट होती है जिसमें जो आपने बड़ा फॉर्मल एक कन्वेंशनल स्पीच का देखा होगा, जिसमें वो ऐसे ऐसे करके भारी भरकम अल्फाज करते हैं, प्रेशर डाल के। उससे मैंने शुरू किया था और फिर मैंने पार्लियामेंट्री डिबेट्स की बहुत ज़्यादा। वो एक और फॉर्मेट होता है डिबेट का। दिस वाज इन पाकिस्तान? या इट वाज इन पाकिस्तान। यू डिड योर लॉ फ्रॉम पाकिस्तान? या आई डिड फ्रॉम पाकिस्तान, एक्सटर्नल प्रोग्राम, एलएलबी, बैचलर्स। ओके। तो मुझे शौक था बहुत ज़्यादा मीडिया एंड जर्नलिज्म का, ठीक है, और लकीली इनफ या शायद अनलकीली इनफ मुझे जो पहली जॉब मिली वो दुनिया न्यूज़ के साथ मिली एज अ ट्रेनी एंकर, और बिल्कुल मेरे ग्रेजुएशन के बाद कि मैं अगस्त में ग्रेजुएट हो रहा था। कहाँ से ग्रेजुएट हुए? यूसीएल से। अच्छा, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, 1.5 किलोमीटर ठोकर न्याज बेग, कच्ची कोठी स्टॉप। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, रायवन रोड, लाहौर। वहाँ से हुआ था मैं। वो वहाँ के काफी सारे लेजेंड्स को आप जानते होंगे, जो वहाँ से पढ़े हुए हैं। जी। नहीं, लेकिन वो सारे जिनको मैं जानता हूँ ना, वो कहते थे हम लंदन से पढ़े। हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अब पता नहीं लोग क्यों कहते हैं। मैं 2-3 बड़े मशहूर लोगों को जानता हूँ जो कि इस वक्त शोबिज में काफी बिग शॉट्स हैं, और वो इंटरव्यूज में ना बैठ के कहते हैं कि मैं जब लंदन में पढ़ रहा था, और मैं उन्हें कहता हूँ कि ब्रो तुम उधर ही टेबल टेनिस कोर्ट में बैठे होते थे, मैंने तुम्हें देखा हुआ है। तो लंदन नहीं गए। चलो खैर, एनीवेज ये एक अलग टॉपिक है। मैं बताऊंगा ये क्यों करते हैं लोग, स्पेशली ये ज्यादा लोग कौन करते हैं, वो लोग करते हैं जो लाहौर से होते हैं। मैं भी लाहौर से हूँ, लाहौरिया हूँ मैं। मुझे पता है कि लाहौर के लोग कोई मौका शोबाजी का जाने नहीं देते। ऑल्दो हमारा जो कॉन्वोकेशन है वो लंदन में भी होता है। मतलब हमारे पास चॉइस होती है कि हम लंदन से जाके अपनी डिग्री ले लें, टिकट खर्च हो जाओ। लेकिन वो मुझे बाबा ने लेके नहीं दिया टिकट, तो मैंने वो भी यहीं से लिया। हाँ, तो खैर मैंने एक एलएलबी किया हुआ था, डिबेट्स करता था, मुझे शौक था जर्नलिज्म का बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बड़ा फॉर्मल जर्नलिज्म, जो वो टीवी एंकर्स होते हैं और वो उस तरह का बोलने वाला ना। मुझे जॉब मिल गई दुनिया न्यूज़ में। हाँ, फुल उसके साथ। और तो मुझे जॉब मिल गई दुनिया न्यूज़ में, लेकिन वो गवर्नमेंट चेंज हुई 2018 में, और डाउन साइजिंग हुई बहुत मैसिव स्केल पे, मीडिया हाउसेज में मेरी जॉब चली गई। लेकिन क्योंकि शौक था, तो मैं ना फेसबुक पे, हम अभी कॉन्वर्जेशन भी कर रहे थे प्लेटफॉर्म्स के बारे में, फेसबुक के ऊपर मैं वीडियोस बनाता था, और लंबी 20-20, 25-25 मिनट की, जो कि बड़ी सीरियस होती थी, जिनमें मैं पॉलिटिकल इशूज़ को डिस्कस करता था। अच्छा। और सोशियो पॉलिटिकल जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही होती थी उसके ऊपर एक एनालिसिस देता था। लेकिन कंसिस्टेंट नहीं था मैं उसमें कभी भी। वो ये था कि मैं हफ्ते में एक वीडियो बना दूंगा, 2 हफ्ते बाद एक वीडियो बना दूंगा, और तब इस बात का पता नहीं था कि ब्रो तुम जितने भी टैलेंटेड हो, तुम्हें एक दफ़ा कंसिस्टेंट होना पड़ता है।
और लाइक एवरी अदर थिंग. So consistency is the key इट इज द की for anything. फॉर एनीथिंग, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि उनके एल्गोरिदम्स वो डिजाइन ही इस तरीके से हैं कि वो रिवॉर्ड कंसिस्टेंसी वो करते हैं. अगर आप कंसिस्टेंटली कंटेंट बना रहे हैं, आपका अकाउंट चल रहा है, आप नहीं बना रहे, तो आपका बेशक 10 मिलियन का अकाउंट है, वो बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद. बंद ऐसा कि मतलब उसकी रीच खत्म हो जाएगी. That's the algorithm. हाँ, दैट्स द एल्गोरिथम. उसका मुझे नहीं पता था. तो मैं अपनी मर्जी से सेठों की तरह 2 हफ्ते में एक वीडियो बना दी, महीने बाद एक वीडियो बना दी जब दिल किया. लेकिन वो ज़ाहिर है काम नहीं चल रहा था. मेरी शादी हुई 2023 में. You married? आई एम मैरिड. अब्बास बुखारी is married. हाँ, ये तो काफी लोगों को ये पता है. मुझे तो पता ही नहीं था ब्रो. मैंने ये जब से बात जियो पे बताई है तब से काफी लोगों को पता है. अच्छा चलो, मुझे तो +1 हो गया जिसको पता है. मेरी शादी हुई मार्च 2023 में. कोविड के बाद. कोविड के बाद. हाँ, मैंने भी कोविड के बारे में पूछना है, लेकिन चलो खैर. anyway, अच्छा, तो वो हुई मेरी शादी, और उस वक्त मैं डिबेट्स कोच करता था LGS JT में, सीनियर बॉयज़ में, और अपनी यूनिवर्सिटी में UCL में, जहाँ से मैं पढ़ा था. तो मैं बेसिकली एक डिबेट टीचर ही था ऑल एंड ऑल. तो वो मेरी वाइफ ने मुझे पुश किया इस बारे में, और हम एक दूसरे को जानते थे सिंस O लेवल. ठीक है, तो लव मैरिज सॉर्ट ऑफ. तो वो सॉर्ट ऑफ लव मैरिज. अच्छा नहीं, ये सॉर्ट ऑफ, ये तुम्हारी बेगम देखेगी और मैं उसको बताऊंगा कि ये देखो ये क्या कह रहा है. सॉर्ट ऑफ लव मैरिज, जिसको तुम 2000 कब से जानते थे? 2012 से. 2012 से जानते थे. 11 साल बाद शादी हुई और ये सॉर्ट ऑफ लव मैरिज है. तुम्हारी खैर नहीं आज. तो वो उसने मुझे कहा कि यार आप कंटेंट बनाया करो इंस्टाग्राम पे, आपका ना सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है. ठीक है, तो तुम्हें सरकाज़म नहीं लगा इसमें कि शायद वो मजाक? नहीं, मुझे पता था वो सीरियसली कह रही है. अच्छा. तो उसने कहा कि ये जो रूम में तुम्हारा एक सेंस ऑफ ह्यूमर बाहर आता है, ठीक है, या फिर अपने दोस्तों के साथ आता है, उसको कैमरा पे लेके आओ, क्योंकि आपका बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो करना चाहिए. और मैं उस वक्त बड़ा उसमें था कि यार नहीं मैं, क्योंकि मैं अभी तक ना एंकर ही था अपने ज़हन में कि यार मैं तो टीवी एंकर हूँ, मतलब मैं शाहजेब खान ज़्यादा हूँ, तो मैं कैसे कॉमिक रील्स बनाना शुरू कर दूँ. तो उसने मुझे ना थोड़ा सा रियलिटी चेक दिया. उसने कहा मेरी बात सुने, आप इस वक्त एट बेस्ट एक डिबेट टीचर है, ठीक है, नथिंग मोर नथिंग लेस. तो अपने शेल में से बाहर आएँ और काम करें, कॉन्टेंट बनाएं, जिसको आसान लफ्जों में कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तो और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जो कंटेंट बना सकते हैं, मैं काफ़ी, और मैं आप मज़े की बात आपको बताऊं, मुझे सक्सेस मिली मेनली इंस्टाग्राम से. ठीक है. लेकिन मैं कंटेंट बनाने से पहले इंस्टाग्राम को प्रॉपर्ली यूज़ भी नहीं करता था. मतलब आई हैड एन अकाउंट जिसके ऊपर मेरे 500-600 फॉलोअर्स थे, जो कि दोस्त, फ्रेंड्स एंड फैमिली. हाँ, दिस वाज बैक इन 2023, जस्ट बिफोर माई मैरिज. ठीक है, we're talking about last year, या मई लास्ट ईयर. तो मेरे 500-600 फॉलोअर्स थे, जिस पे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ये वो आगे पीछे जानने वाले लोग थे. और मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता था, बट आई यूज्ड टू हेट इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म. मुझे लगता था कि ये मतलब यूजलेस प्लेटफॉर्म है यार. Why? क्योंकि यार मुझे लगता था कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो ज़िंदगी है वो बड़ी फेक है. इंस्टाग्राम के ऊपर जो एक बबल है, ठीक है, वो इट इज़ नॉट फॉर मी. तो व्हाट अबाउट फेसबुक देन? फेसबुक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उससे मुझे थोड़ी सी आप कह लें इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिल जाती थी. मैं ऐसे पेजेस को फॉलो करता था या ऐसे लोगों को फॉलो करता था, या आई यूज्ड टू बी वेरी पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड, तो मैं उसके ऊपर स्टेटसेस डाल देता होता था. तो वहाँ से मुझे वैलिडेशन वहाँ से मिलती थी. अच्छा. मुझे लगता था इंस्टाग्राम वहाँ पे थी जो कि थोड़ी बहुत थी. हाँ. लेकिन मुझे ये था कि इंस्टाग्राम इज़ नॉट माई थिंग. जो मैं चीज़ करना चाहता हूँ वो इंस्टाग्राम पे नहीं है. तो आई यूज्ड टू डिस्पाइज इंस्टाग्राम. मैं देखता भी नहीं था उसको. अकाउंट था लेकिन देखता भी नहीं था. How many followers did you have on 500 फेसबुक के ऊपर भी आई हैड लाइक 3000-4000 फॉलोअर्स. अच्छा. वहाँ पर भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई कंसिस्टेंट नहीं था. तो उन्होंने कहा इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाओ, क्योंकि गेम इंस्टाग्राम की है. तो वो उन्होंने, समझदार बेगम है यार तुम्हारी. बहुत समझदार है. अच्छा. वो आज तक मुझे ये कहती हैं कि मेरी वजह से. हाँ, जो है वो मेरी वजह से है. ये होता है. ये और ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है. तो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना शुरू किया. और वो उन्होंने कहा कि तुम्हारे सर पे ना मेरा डंडा है कि ये करना कंसिस्टेंटली है, इसमें छुट्टी नहीं है. तो मुझे याद है कि मैंने इनिशियली मेरे ख्याल में 60 डेज 2 महीने रोज़ एक रील डाली इंस्टाग्राम के ऊपर, रोज़. ठीक है. और वो है उसका डायलॉग एक मिर्ज़ापुर का है या गैंग्स ऑफ वासेपुर का है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो एक इज्जत नहीं मिर्ज़ापुर का है कि शुरू मजबूरी में किए थे. हाँ. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मज़ा आने लगा. तो वो मेरे साथ ना इंस्टाग्राम पे यही हुआ, मज़ा आने लगा. फिर मैंने कहा यार नहीं, नाइस.
I think most of the people we know who are mashallah successful in their thing, in their career, बेशक singing हो, acting हो, ये एक तो consistency बड़ी matter करती है. दूसरा ये कि when your hobby becomes your profession or your passion becomes your profession, then you start enjoying it. तो ये और हमारी I think अब तो खैर बच्चों का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अब ये कि हमारे टाइम में काउंसलिंग नहीं होती थी इस तरह की कि यार बड़े होके क्या करना है. हाँ, नहीं पता था, बिल्कुल ना, नहीं पता. मतलब हमारा थोड़ा सा एक एज का गैप तो है, बट मेरे टाइम में यही था कि यार इंजीनियर या डॉक्टर, बाकी सब फारिग. मेरा ओ लेवल और ए लेवल झंग से है. जानी मैं मैट्रिक वाला हूँ. हाँ, अच्छा खैर. अच्छा, you're from Jhang. I'm from Jhang. You're not from Lahore. No, I was born. How can you be and so raised in cool Jhang. if you're not from Lahore? I'm not, मतलब you are cool, bro. मतलब cool होने का ताल्लुक शहर से नहीं क्या आता. cool होंगे, भाभी cool है, मुझे समझ आ गया. cool वो है. वो जो हमारा रिज है वो इस वक्त उनकी वजह से. वो उनकी वजह से. वरना नहीं था. नेक्स्ट पॉडकास्ट भाभी के साथ. तो जंग में मैंने ओ लेवल किया था. अच्छा. और मेरे ओ लेवल के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट था. मतलब मेरा जो ओ लेवल सारे तो नहीं मार दिए. मतलब मेरा सिर्फ एक बी था, ठीक है, और बाकी 5 A स्टार थे और 2 A था और एक बी था. इस तरह का रिजल्ट था. ओ लेवल्स. और ए लेवल में भी मेरे स्ट्रेट एज थे, ठीक है. और वो इट इज काइंड ऑफ रिजल्ट जिस पे यहाँ पर लाहौर में LGS बीकन हाउस के बच्चे दौड़े लगा देते हैं कि यार हमें अब किसी तरह बाहर भेज दो, क्योंकि हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आ गया है. बाहर जाने का क्यों है इतना ज्यादा यहाँ पे यार पाकिस्तान में? मुझे लगता है कि इस वक्त मेनली तो सर्कमस्टांसेस जो हो गए हैं इस मुल्क के, और लोगों को अपना फ्यूचर यहाँ पर नजर नहीं आता. What is your take on it? I partially agree to it. मुझे लगता है कि अगर आपने मुस्तकिल नहीं छोड़ना तो you should at least have a passport. Did you go abroad? Yeah, for studies? No. I studied here. मैंने बैचलर्स के बाद आगे फर्दर एजुकेशन नहीं की. I was planning to go for my bar at law. UK, लेकिन वो बैरिस्टर के लिए वो मुझे मेरे अब्बा जी ने एक बड़ी अजीब सी कंडीशन डाल दी तब मेरे ऊपर. क्या? उन्होंने कहा CSS करो. ठीक है, करना चाहिए था. आजकल बड़े लोगों को मैं जानता हूँ जो CSS कर रहे हैं, जिसमें बड़ी खवातीन हैं जिनको मैं जानता हूँ, और वो पुलिस में ही गई हैं सीधा. आई डोंट नो व्हाई, बट दे डूइंग अमेजिंग वर्क. हाँ, बट मुझे लगता था कि CSS इज नॉट माई टाइप ऑफ थिंग. मैं नहीं कर पाऊंगा. अब मतलब मैं क्लियर कर लूंगा, लेकिन मैं वो नौकरी नहीं कर पाऊंगा CSS वाली. क्योंकि हम लोग जो थोड़े से क्रिएटिव लोग होते हैं, आप इस चीज़ से रिलेट शायद कर सकेंगे, हम लोग कुछ रेगुलेशंस के, रूटीन्स के, डिसिप्लिन्स के बाउंड नहीं हो सकते. मेरा मानना ये कि अगर हम जैसे लोग, खैर मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, बट तुम्हारे जैसे लोग जो इंटेलिजेंट हैं, जो इस मुल्क में से जा सकते हैं बट इस मुल्क में हैं, इस तरह के लोगों को मुल्क के सिस्टम में आना चाहिए, तो दे कैन ट्राई टू फिक्स थिंग्स. हाँ, मुझे लगता है कि सिस्टम को फिक्स किया जा सकता है या कोशिश की जा सकती है थ्रू योर इन्फ्लुएंस एज वेल. मतलब मैं अब अल्लाह ताला ने जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अगर पॉपुलैरिटी दी है या रीच दी है, तो मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद ऐसी चीज़ों के ऊपर बात कर लूँ जिससे शायद मेरी बात करने से कोई फ़र्क पड़ सकता है. नहीं, यू आर मेकिंग अ डिफरेंस. मतलब मैं आपको एक छोटी सी ऑडियंस को एग्जांपल बताता हूँ कि व्हेन वी सी इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम पोर्टफोलियोज इन देयर प्रोफाइल्स, वी गो इफ दे आर मेकिंग अ पेड कंटेंट फॉर सम प्रोडक्ट, तो दे विल मेक इट इन अ वे दैट इट विल शो दैट दे आर डूइंग समथिंग पेड. मैं तुम्हारी एक रील है, मुझे वो याद है, कि जिसमें पहले कोई कह रहा है कि आओ ज़रा ऊपर से कुछ ये ले लो, तो तुम कहते हो अभी मैं बैठा हूँ. फिर कोई और कहता है यार अभी मैं बैठा हूँ. मैंने कहा इसने 3-4 लोगों को कह दिया यार. उसके बाद मैंने कहा क्यों कि मैं बैठा हूँ इस कुर्सी पे और ये काउच बड़ा मजेदार है. वो what an amazing way to deliver your message to the audience. It was amazing. This is what I call creativity. If I have to make a shout out for this, मतलब normally सब कहेंगे यार बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा फोन है, ये है वो है, बैटरी टाइम फलाना टुकाना, but you will make a story out of it. This is creativity. क्योंकि उस्मान भाई, उसमें मुझे ये लगता है कि जो ब्रांडेड काम होता है ना, जिसमें आप प्रमोट कर रहे होते हो किसी एक ब्रांड को, कंपनी को, फॉर दैट मैटर, इट टेक्स अ टोल ऑन योर ऑडियंसेस. आपके ऑडियंसेस को पसंद नहीं आती वो चीज़, क्योंकि आप अपने वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी एक ऑर्गेनिक वीडियो डालें, क्योंकि वो आपके काम को एंजॉय करते हैं. उसमें सडनली जब आप एक ब्रांड डालते हैं तो वो पुट ऑफ होते हैं. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगर ब्रांडेड काम भी कर रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट उसके अंदर भी एंटरटेनमेंट वैल्यू किसी ना किसी तरीके से उनके लिए बरकरार रखूँ. और उससे फिर 2 फायदे होते हैं. ऑडियंस भी हुक्ड रहती है और ब्रांड्स भी हुक्ड रहते हैं. वो कहते हैं कि हमें भी ऐसा काम चाहिए. मैं समझ. ऑडियंस से मुझे बताओ कि व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस डू यू लुक एट. मतलब तुम्हारी ऑडियंस कौन है?
ये जेन जी वाले, मिलेनियल्स वाले, और है कोई इसके अलावा? दो के अलावा जेन अल्फा भी है। अल्फा क्या है यार? जेन अल्फा ये बिल्कुल नई वैरायटी जो है। जी है 2000 के बाद वाले, 2000 के बाद वाले। हाँ, मिलेनियल्स है जो मिलेनियल्स हम लोग हैं, हम मिलेनियल्स हैं। अच्छा, आप भी मिलेनियल्स? मैं तो बाबा कायदे आज़म। नहीं, आप भी मिलेनियल्स। सो हम मिलेनियल्स हो गए, एंड देन जेन जी हो गए, और फिर जेन एक्स भी है, फिर जेन अल्फा भी है, फिर वाई और जी भी होगा। जी तो गुजर गया, पता नहीं ये। बट हु इज जेन अल्फा? जेन अल्फा इज जो बिल्कुल अब पैदा हो रहे हैं, मतलब जो अभी 5-6-7 साल के हैं। तो इनमें और पहले यार वो मैं आई हैव नोटिस दिस कि ये इनके तो अंग्रेजी के लफ्ज भी दूसरे हैं। हाँ, वो वोकैबुलरी बिल्कुल डिफरेंट है। स्किबिडी और पता नहीं क्या क्या, ड्रिप, हाँ, रेज, यस, आई हैव सीन दैट वीडियो। तो वो मतलब मैंने ये देखा है, लेकिन सो इसमें से कौन सी ऑडियंस है तुम्हारी मेजर? अच्छा, मैं अगर आपको प्योरली अपनी इनसाइट्स बताऊं, जो कि इंस्टाग्राम की या टिकटॉक की होगी, तो मेरी जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, जो कि एटलीस्ट 60 to 65% है, वो 18 to 34 की एज रेंज में स्टैट्स में आ रहा होता है, स्टैट्स में जो आ रहा होता है, ठीक है। और उसमें से मर्द कितने परसेंट? मेरी जो डिवीजन है वो बहुत इक्वल है। अच्छा, 50%, 55-45, मतलब क्योंकि आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू ऑफ। मतलब आई हैव ओनली सीन माय पेज, तो मेरे पेज में मेन और वुमेन की परसेंटेज जो आ रही होती है उसमें 80% खवातीन। हाँ, क्योंकि आपका काम उस तरह का है ना। हाँ, और 10 से 20% मर्द है। वो पता नहीं क्यों है, लेकिन अच्छी बात है, बिल उन्होंने नहीं देने होते, बुकिंग औरतों ने करवानी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलता है जिस तरह भी काम। तो ऑब्वियसली हर किसी की ऑडियंस डिफरेंट है, तो ये चीज़ है। अच्छा, मुझे यार अब्बास एक बात बताओ, हाउ इम्पोर्टेंट इज क्वालिटी कंटेंट और मेकिंग कंटेंट जस्ट टू मेक इट वायरल? उस्मान भाई, मेरा जो इसमें से अभी तक टेक अवे है, मुझे कोई 16-17 महीने हो गए हैं कंटेंट बनाते हुए। मुझे लगता है कि जो वायरलिटी होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है। इट डजंट टेक यू अ लॉन्ग वे, ठीक है। गुड आंसर। प्लस वायरलिटी आपके लिए प्रॉस्पेक्ट्स नहीं खोलती, जो सिंपल वायरलिटी होती है, ठीक है। अगर आप अच्छे कंटेंट के साथ वायरल हो रहे हैं तो वो आपके लिए अनइमेजिनेबल प्रॉस्पेक्ट्स खोलती है। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं होती, वो आपको अपने कमरे के अंदर बैठ के मिल रही होती हैं। मतलब मैं कंटेंट में आया, मतलब मेरे लिए बड़ा ही अनबिलीवेबल होता था एट टाइम्स कि मैंने अबरारुल हक पे एक वीडियो बनाई है और उसके 1 घंटे बाद मेरी अबरार भाई से बात हो रही है। क्या बात है। मैंने फारिस शफ़ी की वीडियो बनाई है और उसके आधे घंटे बाद फारिस शफ़ी मुझे फॉलो कर रहा है, फारिस शफ़ी मुझे मैसेज कर रहा है, मेरी फारिस शफ़ी से बात हो रही है। क्या बात, ठीक है। मुझे आपके शोबिज़ के जो बिग विग्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, वो मुझे अप्रिसिएशन के मैसेजेस कर रहे हैं, डायरेक्टर्स मैसेजेस कर रहे हैं। कराची जब भी आओ तो आपने मुलाकात करनी है, हमने मिलना है। जो आपके नेशनल टीवी शोज़ हैं, टॉक शोज़ हैं, उसके ऊपर आपको एज अ गेस्ट इनवाइट किया जा रहा है, जिनको लिटरली आप आज से 1 साल पहले अपने कमरे में बैठ के बस देख रहे थे और आपके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आप उस गेस्ट वाली चेयर पे बैठे होंगे। So dreams coming true. तो मतलब हाँ, ऐसी चीजें जो कि आपने कभी शायद विजुअलाइज की होती हैं। So do you believe in dreaming big things, impossible things? 110%. So बड़ा सोचना चाहिए। 110% आपको सोचना चाहिए, लेकिन बड़ा सोचने के लिए क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए साथ, और कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखना चाहिए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। आई थिंक हम लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो तुमने प्रॉस्पेक्ट्स की बात की। आई थिंक हम ज़रा ईजी कर देते हैं, लोगों को बताते हैं कि प्रॉस्पेक्ट्स वो होते हैं जिनको आप कस्टमर्स के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, वो भी, और अपॉर्चुनिटीज, मतलब टू कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज। हाँ, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपके लिए खुलती हैं। प्लस अभी हम बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन की, कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपको 100% करना चाहिए, ठीक है। और आपको एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए, फेलियर से नहीं डरना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम पहले भी बात यही कर रहे थे कि आपने एक नई चीज़ शुरू की है, उसका वर्स्ट आउटकम क्या है? वो फेलियर है। लेकिन मैं आपको अपने ज़ाती तजर्बे से बता रहा हूँ, और आपका तो मेरे से बहुत ज़्यादा तजर्बा है काम करते हुए। आप इस चीज़ के लिए वाउच करेंगे कि फेलियर में से भी आप 2 से 3 चीज़ें कम से कम ऐसी सीखते हैं, ठीक है, जो कि आप अगर ट्राई ना करते तो आप कभी ना सीखते। I always say failure is the first step towards success. बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि शुरू में आपने काम शुरू किया ना, आपको फेलियर मिलना चाहिए यार। when I started doing photography, I was doing 2-3 different kind of things. मैं एक जगह जॉब कर रहा था, मैं ऑनलाइन काम कर रहा था, और वीकेंड्स पे मैं फारिग था तो मैं फोटोग्राफी करता। सो आई वॉज डूइंग 3 things एट द सेम टाइम। और आई थिंक जब आप जवान होते हो, आप में फुल जोश होता है, फुल जज्बा होता है, फुल एनर्जी होती है, 24 घंटे दिन के होते हैं, उसमें से आप 4 घंटे भी सो लो,
बहुत होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो काम करना चाहिए। मतलब आई एम 28 करंटली, लेकिन मैं आई विल से इट आउट लाउड के मुझे आहिस्ता आहिस्ता फील होता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है आपकी फिजिकल एबिलिटी टू वर्क वो कम होती जाती है, वो नीचे आती जाती है। मैं आज से 4 साल पहले जितना एनर्जेटिक होता था मैं 28 साल की उम्र में भी उतना नहीं, और मुझे पता है 32 साल की उम्र में तो उससे भी नीचे। नहीं ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम रहोगे। नहीं बिल्कुल सही बात है, मैं उसके लिए कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। Is this the only thing you're doing right now? This is the only thing I'm doing right now. And you're not doing anything else? No. Do you see yourself doing something else? For sure, मुझे लगता है कि एज एन इंडिविजुअल मैं अपने आप को ज़्यादा देर तक एक ही काम करते हुए नहीं देख सकता। Would you start a job or would you start a business? No, I will, मतलब अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए कि दोबारा कोई नौकरी करनी पड़े आपको। मुझे नौकरी से बहुत नफरत है, नौकरी मुझे बहुत बुरी चीज़ लगती है। लेकिन नौकरी से बंदा सीखता बहुत कुछ। बिल्कुल ठीक था, लेकिन एक टाइम तक, उसके बाद वो आपका पोटेंशियल मारती जाती है। But I think you have a very vast space for your opportunities coming up. I see you coming up on TV. I see you coming on commercials, coming up in dramas. Obviously, you're handsome. You have a good control over the way you say things. You're good at delivery of speech. मतलब माशाल्लाह, you're good. इंशाल्लाह ये सब कुछ होगा। मैंने इसको बिल्कुल मैनिफेस्ट किया हुआ है। कुछ चीज़ें पाइपलाइन में है, कुछ चीज़ें प्रोसेस में है। तो मुझे अब ये सब कुछ एक रियलिटी लगने लग गया है फाइनली कि ये होगा इवेंचुअली। सो बस सोचना है और करना है। लेकिन मुझे अभी भी ये पता है कि उस्मान भाई देखें, फॉलोअर्स मिल गए हैं, रीच मिल गई है, ब्रांड्स काम देते हैं, लोग कांटेक्ट करते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स खुल गए हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैं उस्मान भाई 2 महीने काम नहीं करूंगा ना, मुझे कोई भी नहीं पूछेगा। यस, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और अगर एक ही जैसी चीज करते रहोगे तो मोनोटनी आ जाएगी। और आपको एक चीज हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि आप रिप्लेसेबल हैं। ओह यस, आपको कोई भी किसी मोमेंट पे आगे रिप्लेस कर सकता है। मेरे हिसाब से किसी भी ब्रांड, बिजनेस या काम की एक लाइफ होती है जो कि होती है 10 साल। 10 साल के बाद अगर आप चला लो, वो सिर्फ चलती है इफ यू आर डूइंग और पुटिंग डाइवर्सिफिकेशन इन योर वर्क। बिल्कुल ऐसी है। इफ यू जस्ट डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क, सेम जोक्स, सेम काइंड ऑफ फोटोग्राफी थ्रू आउट, मतलब जो जिस तरह काम मैं शुरू में कर रहा था, मैं उस तरह काम अब नहीं करता। मैंने कुछ 4-5 साल पहले स्टोरीज बनाना शुरू की, दैट हु डिड यू मेकअप एंड वेयर डिड यू गेट द ड्रेस फ्रॉम। वो मैंने चेंज कर दी चीज़ें। अगर मैं आज भी आई थिंक वही कर रहा होता तो शायद उस हिसाब से ट्रैफिक अट्रैक्ट ना होती। वी स्टार्ट डूइंग डिफरेंट थिंग्स। सो द पॉइंट इज दैट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग न्यू थिंग्स, अदरवाइज। अच्छा, इसमें बल्कि मेरा भी आपसे क्वेश्चन है, मैं आपके पॉडकास्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जी। और वो ये है कि मैं आपकी स्टोरीज देख रहा होता हूँ तो आप एक इंस्टेंट में आप अमेरिका बैठे हैं, उसके एक हफ्ते बाद आप यूके हैं, उसके अगले हफ्ते आप मुल्तान हैं, फिर उसके बाद आप कराची बैठे हैं, और वो आप सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग सो मच वर्क, और आप काम भी पिछले 10-12 सालों से ये वाला कर रहे हैं। आपने कैसे मेक श्योर किया कि यू स्टे इन द गेम? यार, आई थिंक द मेन रीजन व्हाई वी हैव बीन गेटिंग सो मच वर्क इज बिकॉज मैंने एक ही चीज़ सीखी थी पेरेंट्स से अपने, कि काम आपका अच्छा है या नहीं अच्छा, या जैसा भी है, आपका इखलाक बड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय फादर। तो हमें टिल डेट इतने लोग हमारे पास, मतलब पता है आपको क्लाइंट सेटिस्फेक्शन आपको कैसे पता चलती है? आपने एक क्लाइंट का काम किया, 5 साल बाद वो दोबारा आपके पास आया कि अब मेरे छोटे भाई की शादी है, अब मेरी छोटी बहन। हाँ, शादी तो रुकनी नहीं है। शादियाँ नहीं रुकती ब्रो, ना शादियाँ रुकनी है ना आबादी रुकनी है, वो बढ़ती जानी है। तो ये एक ऐसा काम है जो चलता रहना है। तो बट सो आई थिंक इखलाक, और ये होता है कि अगर आपने किसी भी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय से अगर आप बात करें, तो अगर आप देखेंगे ना कि वो बदतमीज़ है या वो अच्छा है बोलने में, तो वो अपने CEO या ओनर या अपने मालिक या अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की परछाई होता है। जैसा ओनर होगा वैसी ही आवाम होती है जो नीचे काम कर रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बहुत एक अच्छी मज़ेदार बात है। वी गॉट दिस कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम सो मेनी क्लाइंट्स कि आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपकी टीम बहुत तमीज़दार है। ये नहीं वो कहते काम बहुत अच्छा करे, काम तो सारे अच्छा कर रहे होते हैं, बट दिस से कि दे वेरी नाइस टू टॉक टू। सो आई थिंक इखलाक, ये दिस इज़ फॉर एवरीवन हु इज़ वर्किंग इन एनीथिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एनी जॉब, एनीवेयर। इखलाक बहुत मैटर करता है, क्योंकि मतलब अल्लाह को आप कुछ नाराज़ कर लो, आपको फिर आप यू कैन अस्तगफिरुल्लाह कर सकते हो, आप माफ़िया मांग सकते हो, बट अल्लाह की मखलूक उसको हम लोग नाराज़ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आई एम श्योर इखलाक के साथ काम भी मैटर करता है कि आप काम तो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसी कैमरे पे काम कर रहे होते जिससे 10 साल पहले कर रहे थे,
तो शायद ये ना चल रहा होता. You know, you have to change. जिसने मेरी शादी कवर की थी उसका इखलाक अच्छा था, होगा, काम बहुत बुरा था लेकिन वो उसका. हम नहीं थे यार, हमारे से भी इन्होंने शादी कराई. इनको लगता है कि शायद हम जंग में जाके शादियां कवर नहीं करते. नहीं, मुझे लगता था ये महंगे बहुत हैं यार, तब मेरे पास पैसे नहीं थे. महंगे मूंगे हम नहीं है, पता नहीं छाप लगी हुई हम पे बहुत महंगे वाली, इतने महंगे हम हैं नहीं. बट ये यार आजकल देखो इतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ गई है हर चीज की. क्लाइंट आके ना अक्सर कहते थे ये क्या बात हुई, इतने सारे पैसे आप ले रहे हैं, एल्बम इतने का तो प्रिंट ही नहीं होता. तो मैंने कहा एल्बम के अंदर जो तस्वीरें डालनी है वो खींचनी किस कैमरे हमने से? प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं खोला हुआ. हाँ ना, बस पीपल, मतलब ये 1% या 2% लोग होते हैं. बाकी लोग हमारे पास जो आते हैं दे कम टू अस बिकॉज ऑफ आवर वर्क, बिकॉज ऑफ द एथिक्स वी हैव, एंड दैट हैपेंस विद एवरीवन. तो खैर ये वाली बात है. अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे जो पूछनी थी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू ऑन माय पॉडकास्ट. बट जो अगली बात मैंने पूछनी थी वो ये थी कि यू आर ऑन फेसबुक एंड यू आर ऑन इंस्टाग्राम, आर यू ऑन टिकटॉक? यस, आई एम ऑन टिकटॉक, बल्कि प्राइमरीली इंस्टाग्राम के बाद मेरा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो टिकटॉक है, जिसमें मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं. अभी हैं? हाँ बिल्कुल. हाउ डू यू थिंक इतने ज्यादा फॉलोअर्स टिकटॉक पे क्यों हैं? मेरे इंस्टाग्राम से कम फॉलोअर्स हैं टिकटॉक के ऊपर. अच्छा. उसकी एक वजह ये है कि मैंने टिकटॉक पे कंटेंट डालना बहुत लेट शुरू किया था. मैं ना बड़ा रिपल्सिव था. हाउ डू यू सी टिकटॉक इन पाकिस्तान? उस्मान भी, मुझे लगता है कि टिकटॉक एक बहुत कमाल प्लेटफॉर्म है. मुझे लगता है टिकटॉक सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का. और बाय डेमोक्रेटिक आई मीन कि टिकटॉक लाहौर में भी देखा जाएगा, कराची में भी देखा जाएगा, चूनिया में भी देखा जाएगा, सिंध के किसी गांव में भी देखा जाएगा. उसको आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, रेडी वाला भी देखेगा, ड्राइवर भी देखेगा आपका. yes. उसको हर क्लास देखती है. ठीक है, टिकटॉक को. मेरा क्वेश्चन ये था कि टिकटॉक पाकिस्तान में टिकटॉक इज डिफरेंट फ्रॉम टिकटॉक इन यूएस. हाँ, पाकिस्तान में कंटेंट डिफरेंट बन रहा है. जो लोग टिकटॉक के ऊपर जिनके मैसिव अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके, मतलब मैं तो 30 मिलियन फॉलोअर्स और 40 मिलियन फॉलोअर्स लोगों के टिकटॉक के ऊपर, और उन कंटेंट जो है वो मतलब माजरत के साथ बड़ा ही वो ये है बस कि आपने पीछे गाने लगाए हुए हैं और आप डबिंग मतलब मेरे हिसाब से अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो और आपकी फैमिली कोई वाला कोई आ गया ना तो आप रील्स बंद नहीं करोगे. बट इफ यू आर लुकिंग एट टिकटॉक पीपल विल जज यू. हाँ, दिस हैपेंस इन पाकिस्तान. हाँ, और उसकी वजह प्राइमरीली ये है कि जो क्रिएटर्स जिनको इनिशियल सक्सेस मिली टिकटॉक के ऊपर, उनका कंटेंट थोड़ा सा इस तरह का था जिसकी वजह से आपने ना क्लासिफाई कर दिया. अच्छा, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु केम, मतलब टिकटॉक से पहले ये होता था डब स्मैश, उससे पहले होता था म्यूजिकली, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो डब स्मैश वाले टाइम से मुझे याद है. एंड आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम टिकटॉक टू मूव ऑन इंस्टाग्राम, एंड देन सब नहीं चले, कुछ लोग चले और जो कि ड्रामाज में अब आ रहे हैं जिसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, विच इज गुड. बट ये 100 में से 2% लोग हैं ऐसे ही है, तो बाकी लोग नहीं है. उसमें स्ट्रैटेजी ये थी लोगों की कि उन लोगों ने टिकटॉक के ऊपर मैसिव फॉलोइंग बनाई अपनी. तो अगर आपके टिकटॉक पे लेट्स से 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आप उनको कहते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, इसको ही फॉलो कर लें, तो 10 मिलियन में से 5-7 लाख लोग तो वहाँ पर आई जाएंगे इवेंचुअली, और वहाँ पे आके आपको फॉलो कर लेंगे. लेकिन उनका कंटेंट इज नॉट द राइट फिट फॉर इंस्टाग्राम, जो इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट चलता है. कैन वी ट्राई टू मेक कंटेंट गुड ऑन टिकटॉक? फॉर श्योर. मैं अपना जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ, आई डोंट मेक सेपरेट कंटेंट फॉर टिकटॉक. मैं जो इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं उसको 9 बजे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, 9:05 पे टिकटॉक पे पोस्ट करता हूँ. जिस तरह मेरा कंटेंट है ना वो औरतें ज़्यादा देखती हैं, मुझे पता है. बट योर कंटेंट इज द वन दैट बच्चे भी जो देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, अंकल देखते हैं, आंटियां देखती हैं और बच्चे भी देखते हैं, विच इज़ गुड. सो दैट्स वन टेक आई थिंक दैट विच इज़ गुड ऑन योर साइड. And plus you post the same kind of content everywhere. हाँ, तो मैं वही बात कर रहा था कि मैं वही कंटेंट टिकटॉक पे डालता हूँ. मैं टिकटॉक के लिए अलग कंटेंट नहीं. And I think you're just making vertical videos. Yeah, just vertical videos. So no horizontal videos? मतलब मैं अभी स्टैंड अप सिंस कर रहा हूँ, तो स्टैंड अप के पूरे शोज वो हॉरिजॉन्टल वीडियोस में ऑब्वियसली रिकॉर्डेड होते हैं. So I'm guessing YouTube वाला सीन अभी तुम्हारा ऑन नहीं हुआ. मैंने YouTube पे एक वीडियो डाली है अभी तक अपने लास्ट मिलियन व्यूज लाहौर शो की. नहीं, मिलियन व्यूज पे नहीं आए, इतनी भी अनेर नहीं मची हुई. क्या है तुम्हारा YouTube का चैनल? अब्बास बुखारी. So youtube.com/Abbas Bukhari, ABBAS और BUKHARI. हाँ, लेकिन मैं भी किसी को नहीं कहता उसको. मैंने कह दिया. आपने कह दिया है फॉलो करने के लिए, क्योंकि मैंने उस पर कंटेंट नहीं डाला. नहीं, we still want people to go and follow you on YouTube, and obviously I'm sure कि जितने भी लोग देख रहे होंगे Instagram पे तुम्हें फॉलो कर रहे होंगे. Is it same Abbas Bukhari everywhere? YouTube, Instagram, TikTok, yeah, Abbas Bukhari. Same name. Right, that's very good. अच्छा, मुझे ये बताओ कि so you're doing this for the last 1 year? 1.5 year. 1.5 year. It's a very short time अभी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. But have you done some big stand-up comedy shows? हाँ, stand-up shows. I've recently started stand-up. पहला कब था?
मैंने जो पहला स्टैंड अप किया था ना, वो मैंने एक को वर्किंग स्पेस में एक शो हो रहा था जिसमें 35 से 40 लोग थे। वो मेरे कुछ जानने वाले लड़के थे, वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि वुड यू वांट टू परफॉर्म स्टैंड अप? पॉपकॉर्न स्टूडियोज? नहीं, वो था किक स्टार्ट। ओके, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप करना चाहोगे स्टैंड अप? तो मैंने कहा कि यार हाँ, ट्राई कर सकते हैं। ऑडियंस कितनी थी? तो 35-40 लोग थे। ठीक है। तो वो मैंने वहाँ पे जाके परफॉर्म किया और वो मैं करना चाहता था सिर्फ टेस्ट माई वाटर्स, कि मैं देखूँ मैं स्टैंड अप कर सकता हूँ या नहीं। हाँ, क्योंकि स्टैंड अप एक, आप अच्छी कॉमेडी अगर रील्स में कर सकते हैं, दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि आप स्टैंड अप भी अच्छा कर सकते हैं। वो इंटायरली डिफरेंट। और स्टैंड अप कॉमेडी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द टफेस्ट आर्ट फॉर्म्स। ठीक है, क्योंकि लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना फॉर अ स्पैन ऑफ an hour and a half और उनको इंगेज रखना कॉमेडी के थ्रू बहुत मुश्किल काम है। मैंने किया, वो बहुत अच्छा गया शो। ठीक है, पहला शो अच्छा गया? हाँ, अच्छा गया वो। उसके अंदर 7-8 परफॉर्मर्स थे, सबसे अच्छा सेट मेरा हुआ। बाद में लोग मेरे पास आए। कितने मिनट का सेट था तुम्हारा? 15-20 मिनट का, लंबा नहीं था। तो बाद में मैं निकला तो लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यार आपके शोज कहाँ होते हैं, आप बताया करें। मैं कहा कहाँ नहीं होते, ये पहला शो था, कोई रेगुलर चीज़ नहीं होती है। लेकिन वहाँ से ना मुझे शौक चढ़ गया कि यार शो करेंगे अपना। उसके बाद मैंने फिर 1-2 और जैसे रैंडम गिग्स हो रहे होते हैं उधर जाके परफॉर्म किया। फिर मैंने जून में अली ऑडिटोरियम दिस ईयर महीने पहले, हाँ, तो मैंने अली ऑडिटोरियम बुक किया, फिरोजपुर रोड, और मैंने बस शो अनाउंस कर दिया। नो स्पॉन्सर्स, यू बुक द हॉल योरसेल्फ? हाँ, सारा उसका एक्सपेंस मैंने खुद किया। और मैंने अली ऑडिटोरियम बुक किया और मैंने अनाउंस कर दिया। मैंने उस वक्त सेट भी नहीं लिखा हुआ था। आई हैड एन आइडिया कि मैंने सेट क्या लिखना है, क्या मैं बात करूंगा, स्टोरी क्या होगी, लेकिन मैंने उसको लिखा नहीं हुआ था फॉर्मली। शो अनाउंस कर दिया 25 दिनों के गैप से, और मैं बहुत नर्वस था यार कि ठीक है यार, लोग आपको फॉलो करते हैं, लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, स्टोरी पे लगा देते हैं वीडियो, उसमें पैसे नहीं लगते। ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों को कह रहे हो कि पैसे देके मुझे सुनने हो। कितने की टिकट रखी थी? 1500 की सिंगल टिकट, और ग्रुप ऑफ 3,000 का। ठीक है, स्मार्ट। ठीक है, तो बिजनेस तो नहीं पढ़ा तुमने, लॉ पढ़ा हुआ है। मैंने लॉ पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे बिजनेस समझ आ गया थोड़ा सा। नाइस। तो मैंने वो शो रखा और मैं बड़ा नर्वस था यार कि पता नहीं, ये तो बड़ा ही ना, मैंने फिर वो 2 हफ्ते में शो सोल्ड आउट हो गया। वाओ, ठीक है, और मुझे उससे बहुत कॉन्फिडेंस भी आया, लेकिन साथ में नर्वस भी हो गया यार, ये तो अब स्टेक्स बहुत हाई हो गए हैं। हाँ। और सीन ये है उस्मान भाई कि जो आपके गोरे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं या इवन इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म इस्टेब्लिश हो चुकी है मेन स्ट्रीम के अंदर, उन लोगों का सीन ये होता है कि लेट्स से आपने जाकिर खान को देखा होगा। ठीक है, अमेजिंग मैन। अब जाकिर खान है या अभिषेक उपमन्यु है या अनुभव सिंह बस्सी है, हाँ, इन लोगों के जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़े हुए हैं ना रिकॉर्डेड, ये सेट वो कम से कम 200वीं दफा परफॉर्म कर रहे हैं, चलता है जब वो उनका रिकॉर्ड हुआ है और उन्होंने यूट्यूब पर डाला। यानी कि उससे पहले उन्होंने वो कम से कम 150 दफा डिफरेंट ऑडियंसेस के सामने उसको परफॉर्म किया। हाँ। उसको रिफाइन किया, फिर रिकॉर्ड किया और अपलोड किया। हमारे पास यहाँ पे कल्चर ही नहीं है। मैंने एक सेट लिखा है 50 मिनट का और मैं पहली दफा उसको जाके एक ऑडियंस सामने परफॉर्म करने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो अनबिलीवेबली सक्सेसफुल हुआ। मतलब आई हैड स्टैंडिंग ओवेशन शो के एंड पे। हाउ लॉन्ग वाज द शो? मैंने वो 50 मिनट का सेट था और 25 मिनट्स का मैंने क्राउड वर्क किया, जिसमें आप क्राउड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो उसमें यह है कि एंड पे पूरा अली ऑडिटोरियम स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है, खड़ा हुआ है, और वो मेरे लिए एक मोमेंट ऑफ डिसबिलीफ था। आंसू आए? हाँ, मुझे बैक स्टेज जाके आए। और क्योंकि फैमिली में से कोई ऑडियंस में बैठा हुआ था? नहीं, फैमिली में से कोई भी नहीं था। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ कि आंसू मुझे क्यों आए स्पेसिफिकली। 30 जून को ये शो था, 22 जून को मेरा बेटा पैदा हुआ। ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब ये भी एक न्यूज़ है कि अब्बास बुखारी इज द फादर टू। बड़े दिल तोड़े तुमने आज। तो 22 जून को मेरा बेटा पैदा हुआ। ठीक है, और वो उससे पहले भी ऑब्वियसली वाइफ की प्रेगनेंसी बिल्कुल जब एंड पे होती है तो उसका भी एक स्ट्रेस होता है और वो चल रहा होता है। तो मेरे जो शो से पहले वाले 15 दिन थे वो बहुत स्ट्रेसफुल थे। फिर जब बेबी पैदा हुआ तो उसके बाद घर में मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, भरा हुए हैं, मैं एक्सपेक्टेड हूँ कि मैं वहाँ पर हूँ, मैं सबको मिलूँ, मुबारकें वसूल करूँ। तो वो बहुत स्ट्रेस वाला टाइम था उससे पहले मेरे लिए, और सर पे शो था आगे। तो जब वो पुल ऑफ हो गया ना, तो मैंने जब उसको रियलाइज किया कि अच्छा ब्रो ये हो गया है, ठीक है, और यू हैव मेड अ स्टेटमेंट एट दिस पॉइंट कि आपने एक ऑडिटोरियम बुक किया, वो सेल आउट हुआ, आपने परफॉर्म किया, शो सक्सेसफुल हो गया, तो ब्रो ये तो दरवाजे खुल गए अब स्टैंड अप के। तो अब मजे करो, इसके ऊपर अब तुम्हारी दौड़ है, तुम जितना भाग सको। फिर उसके बाद मैंने वही सेट, फिर मेरे पास फॉरेन एक स्पॉन्सर आ गया उस शो के बाद। आफ्टर दैट शो उन्होंने कहा कि आपका जो भी अगला शो है वो हम पूरा स्पॉन्सर करना चाहते हैं।
Is that the same sponsor जो जिसने अलहमरा में किया? अच्छा। तो फिर मैं वही सेट इस्लामाबाद लेके गया। सेम सेट राइट। क्योंकि इंटरनेट पे डालने से पहले आप उस सेट को परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि लोगों ने सुना नहीं हुआ। राइट। वंस यू पुट ऑन इंटरनेट तो फिर आप उसको रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि वो चला गया। फिर मैंने वो इस्लामाबाद में किया। फिर मैंने कहा कि यार अब और बड़ा रिस्क लेते हैं। तो लाहौर का सबसे बड़ा वेन्यू क्या है? अलहमरा हॉल 1 है। तो अलहमरा हॉल 1 फिल करते हैं काविश वगैरह। काविश ने अपना लास्ट कॉन्सर्ट किया, वो उन्होंने अलहमरा हॉल 1 में किया, फुल हो गया। हसन रहीम ने किया, ठीक है। तो उनका फुल हुआ। तो ये एक बड़ा चैलेंज था यार, स्टैंड अप कॉमेडी के लिए अलहमरा हॉल 1 कैसे फिल हो सकता है, ठीक है। पाकिस्तान में लोग सुनते हैं। आई हैवंट हर्ड अबाउट एनी स्टैंड अप कॉमेडी शो इससे पहले। मतलब हुए होंगे, आई थिंक मुझे होते हैं फ्रिंजेस में हो रहे होते हैं, वो बड़े स्केल पे नहीं हो रहे होते। किसी ने अभी तक वो रिस्क नहीं लिया। So when you did the first stand-up comedy show at Firozpur Road wale, how many people were there? 400. And then the second show was Islamabad. How many people? Around 500. 400 and then 500 and 800 in Alhambra Hall 1, जो कि This was recent. This was very recent, जो कि nice. आपकी टीम ने कवर किया। माशाल्लाह। तो वो फिर जब अलहमरा हॉल 1 फिल हुआ तो वो भी मेरे लिए अनबिलीवेबल था कि यार अच्छा, मतलब गुड सीन है। लोग, क्योंकि उस्मान भाई पहला जो शो मैंने बेचा था ना अपना, वो लोग आए थे मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स देख के। राइट। उनको नहीं पता था मैं स्टैंड अप कैसा करता हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने जितने शोज किए हैं वो लोग मेरा स्टैंड अप देखने आए हैं, ठीक है। ओह नाइस। क्योंकि उनको समझ में आएगा कि अच्छा बोर नहीं होंगे यार। अच्छा मुझे ये बताओ, सारे जोक्स तो नहीं हिट होते होंगे यार? हाँ, नहीं होते। लाहौर वाले में हुआ या इस्लामाबाद वाले में हुआ या किस तरह? होता है, बिल्कुल होता है। आपने, क्योंकि अगेन आप पहली दफा एक स्क्रिप्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आपने अपना मटेरियल टेस्ट ही नहीं किया हुआ, ठीक है। और इंडियन कॉमिक्स भी क्या करते हैं, वो अपने बड़े शोज करने से पहले छोटे छोटे ओपन माइक्स के ऊपर, शोज के ऊपर जाके अपने जोक्स को टेस्ट करते हैं पहले कि ये जोक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, क्या है क्या नहीं। तो तुमने अपने जोक्स टेस्ट नहीं किए? मेरे जोक्स का टेस्ट होता है मेरे 4 से 5 दोस्त, ठीक है, जिनमें से जो सही सच बोलते हैं। हाँ, जो सच बोलते हैं, जो ए मेरे साथ ऑनेस्ट हैं। और प्लस उनमें एक बंदा है जो केक है, एक बंदा है जो फुल। ये तुम्हारे 4 दोस्त हैं जिनमें एक केक है? मतलब मेरे दोस्त तो काफी सारे हैं, लेकिन जिनके साथ मैं बैठ के मटेरियल डिस्कस जो कि ये देखेंगे उनमें से स्टैंड अप केक वाला भी देख रहा है। हाँ, वो शोज पे भी आते हैं, उनको पता होता है। तो ना एक केक है और बाकी एक केक होता है, एक वो होता है जिसका ह्यूमर है फैसलाबाद की जुगत वाला, ठीक है। अच्छा। वो उसको टेस्ट करता है कि ये उस मेरिट पे आ रहा है। एक है जो दोनों का मिक्स है, अच्छा, ठीक है। एक है जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल जोक्स को भी अप्रिशिएट कर सकता है, ठीक है। तो उनके साथ बैठ के जब मैं अपना सेट लिखता हूँ, मैं उनको सुनाता हूँ। That's your testing lab. मेरा टेस्टिंग लैब वही है। मतलब मैं और मुश्किल है मैं किसी और को सुनाऊँ। तो 80% ऑफ द टाइम्स जो जोक्स वो अप्रूव करते हैं ना, वो ठीक होते हैं। सो उन्होंने अप्रूव किया हो और ऑडियंस पे ना चला हो, ऐसे हुआ? हाँ, ऐसा भी हुआ है। तो कुछ कैसा? अच्छा, कुछ जोक्स होते हैं जो कि मुझे लगता है कि यार ये बहुत अच्छा जोक है, ठीक है ना, इस पे तो एक दफा ऑडिटोरियम एक दफा फट जाएगा। हाँ। वो जोक नहीं चलता उतना। और कुछ जोक होता है जो मैंने ऐसे ना फिलर डाला होता है कि मैं एक बात से दूसरी बात पे जा रहा हूँ तो उसके दरमियान में एक फिलर, वो जोक्स बैठ जाते हैं और वो सब ज्यादा चलते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ उस्मान भाई कि आप बड़े बड़े मौकों पे ऑकवर्ड हुए होंगे, ठीक है। हर कोई होता है। यस यस। एक भरे हुए ऑडिटोरियम के सामने जब आपका जोक बॉम्ब होता है ना, उससे बड़ी ऑकवर्ड मोमेंट कोई लाल हो जाते हो। मतलब आपने उसको कंसील करना होता है अपने आप को, मतलब यू फॉरन मूव ऑन टू द अदर थिंग। अच्छा, सो लेट्स से 50 मिनट का सेट है तुम्हारा जोक्स का, एक से तुमने दूसरे पे जाना है, बीच में तुम भूल जाओ, तुमने कहीं लिखा होता है या क्या? कैसे अच्छा, याद कैसे रहता है? इसमें मुझे पहले अपने शो से पहले सबसे बड़ा डर ये था कि मैं भूल ना जाऊं, ठीक है। लेकिन इसमें जो मैंने आपको बताया ना, मैं डिबेट्स करता था, तो दैट केम इन हैंडी। क्योंकि वो डिबेट्स हम करते थे ना, तो वो बोलने की एक आदत आपको होती है, एक्सटेम्पोर भी, और फिर आपने एक फ्लो बनाया होता है, तो आपको चीज़ें, तो मेरा प्रोसीजर ये होता है या प्रोसेस ये होता है कि मुझे ना स्टोरी का फ्लो याद होता है, ठीक है ना। कि लेट्स से मेरा पहला सेट था कोल्ड शोल्डर, वो शुरू हो रहा है झंग से, मेरी झंग की स्टोरियां, फिर मैं लाहौर आ गया, लाहौर में यूसीएल आ गया, यूसीएल में ये इंटरेक्शन हुआ, स्टोरी की हेडिंग्स याद। हाँ, तो वो मुझे ना वो एक उसका एक आप कह लें कि समरी याद होती है, ठीक है। और फिर वो उस समरी को ज़हन में रख के मैं फिर वो बोलता जाता हूँ। लेकिन उसमें भी अक्सर ये होता है कि शो के एंड पे रियलाइज होता है कि वो ये जोक मिस हो गया, ये वाला मिस हो गया, ठीक है। So you're doing it very professionally. मतलब I'm assuming कि तुम बहुत prepared काम करते हो। उस्मान it looks candid but it's very well prepared. उस्मान भी जिस चीज़ में ऑब्वियसली बिजनेस अटैच्ड है, आप उसको कैजुअली नहीं कर सकते। मतलब मेरे इवन ये तो मैं आपको पूरा सेट बता रहा हूँ ना, मेरा जो रील होता है, मतलब मैं आपको अगर प्रोसीजर बता दूं कि एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन का क्या प्रोसीजर होता है, मुझे नहीं पता बाकी लोग कैसे करते हैं।
तो मुझे एक ब्रीफ आता है, मैं वो ब्रीफ पढ़ता हूँ, मैं उस ब्रीफ के ऊपर पहले एक इनिशियल आइडिया शेयर करता हूँ, और मैं ये करता हूँ हैसल से बचने के लिए कि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो उस वीडियो के अंदर कोई मसला ना हो। मुझे मेरी जान जाती है अगर मुझे कोई कहे ब्रांड के यार ये वीडियो दोबारा बननी पड़ेगी, इसमें ये इशू है, नहीं दोबारा तो क्रिएटिविटी जीरो है। तो मैं पहले वॉइस नोट पे एक आइडिया शेयर करता हूँ, वो कहते हैं ठीक है आइडिया ओके है, मैं फिर उसका एक पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्ट लिखता हूँ, हाँ वो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ उनसे। द रील्स दैट यू अपलोड या जो कौन बनाता है ये? उसकी रिकॉर्डिंग अच्छा माय फर्स्ट मेरा ये आईफोन के ऊपर वो बनती हैं, ठीक है। माय फर्स्ट वीडियोग्राफर सो यू आर द आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, सो यू द आईफोन गाय नॉट द एंड्रॉइड गाय? नहीं, आई वाज एन एंड्रॉइड गाय, तो यू मूव टू आईफोन? आई मूव टू आईफोन, अभी आई हैव बोथ, आईफोन का ज्यादा दो फोन रखे हुए हैं यार, बड़ी बात है सर, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है ये। So you shoot your jokes on your iPhone? रील्स, हाँ रील्स आईफोन पे। और खुद बनाते हो या कोई और बनाता? मेरी पहली वीडियोग्राफर मेरी बेगम थी यार, तुम्हारी बेगम माशाल्लाह हर जगह है भाई, वो हर जगह है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मेरी पहली वीडियोग्राफर मेरी बेगम थी। फिर मेरा जो भाई है छोटा, वो मुझे हेल्प कर देता था शुरू में, ठीक है। तो अभी ये है कि मुझे लेट्स से फॉरन कोई आइडिया आया ना रील बनाने का, तो वो अब फोन पे ही शूट होता है। वो घर में बैठो, मैं भाई को कहूंगा यार ये वीडियो रिकॉर्ड करो, ये रील लगाएं। So there's always someone recording for you. हाँ ऑब्वियसली, you don't use a tripod or stand. हाँ ट्राइपॉड मेरे पास इक्विपमेंट है, व्हेन नीडेड ट्राइपॉड भी यूज हो जाता है। Right. लेकिन अब मैं ये करता हूँ कि जब मैंने ब्रांडेड काम करना होता है, या लेट्स से मेरा कोई इवेंट अपीयरेंस है जहाँ पर मैंने जाना है और उनकी रील अपलोड करनी है, तो मेरे साथ एक वीडियोग्राफर होता है, ठीक है। तो वो वीडियोग्राफी करता है, वही एडिट करता है, उसको ऑब्वियसली मैं समझाता हूँ, बताता हूँ, तो वो फिर बन मुझे ये भी बताओ, मैंने बड़ा देखा है इंस्टाग्राम पे, अब बहुत से लड़के, बड़े यंग लड़के यार, बच्चे, वो बनाते हैं वीडियोस बड़ी बड़ी। अभी तुम कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे लाइव थे, उसमें ध्यान था। हाँ ध्यान था, ध्यान की चुस्से उसका नाम है उसके पेज का। एंड उस बच्चे को मैंने मैसेज किया था यार गुड वर्क मैन, तो उसने कहा वो भी भाई सुहान भाई, मैंने कहा अच्छा ये भी जानता है यार, बड़ी बात है, बट आई अप्रिशिएटेड हिज वर्क एंड ही इज अ यंग किड। हाँ वो 15 साल का है। हाँ 15 साल, और वो स्टैंड अप भी करता है, मतलब वाओ। जस्ट बाय द वे मैंने देखा वो भी लम्स का कोई इवेंट था लम्स, हाँ, उसमें वो कर रहा था, वो स्टैंड अप भी करता है। तो मतलब दिस इज वेरी नाइस, पीपल आर कमिंग आउट ऑफ देयर शेल। बिल्कुल ऐसी है। सो डू यू वांट टू से एनीथिंग टू द न्यू कमर्स हु आर थिंकिंग ऑफ कमिंग अप बट नॉट गेटिंग आउट ऑफ द शेल? तो उनको तुम क्या कहोगे यार, कोई उनको एडवाइस देना चाहो? अगर स्पेसिफिकली मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर लेट्स से बनना चाहते हैं और उसमें आप अपने शेल से बाहर नहीं आ पा रहे, तो सबसे पहले तो शेल से बाहर हैं, ठीक है। क्यों आए? वो इस वजह से है कि यार आपका जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को लेके वो यूनिक है, क्योंकि वो आपका लिव्ड एक्सपीरियंस है। वो मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, वो किसी और का लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। वो पर्सपेक्टिव यूनिक है येट रिलेटेबल है। ये एक बड़ी मजे की बात है कि हम सबका जो लिव्ड एक्सपीरियंस है ना वो मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ थे, हम अलग फैमिलीज में पैदा हुए, किसी की भी लाइफ सेम नहीं है, लेकिन रिलेटेबल है। आप मुझे मेरे साथ अपनी जिंदगी का पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे, तो मैं रिलेट करूंगा उससे, कहीं ना कहीं मैं आपसे करूंगा, आप करेंगे। तो आपका पर्सपेक्टिव यूनिक है लेकिन रिलेटेबल है, ठीक है। और कंटेंट क्रिएशन में, सोशल मीडिया में, या सिंपल टर्म्स में वायरलिटी में गेम रिलेटेबिलिटी की है। आप एज अ क्रिएटर जितने ज्यादा रिलेटेबल हैं लोगों के लिए, वो आपको उतना ही प्यार करेंगे, वो आपको उतना ही पसंद करेंगे। So I think the newcomers, the new guys, the new girls who are thinking of making their videos as a stand-up comedian, they should at least try. And social media, it doesn't hurt anyone, right? हाँ, it doesn't. अब तो यार इतनी चीजें आ गई, इतने फिल्टर्स आ गए हैं, मतलब किसी का कमेंट बुरा लगा, you can hide it, restrict them, hide them, delete them, whatever. But I think it need guts to read those comments. नहीं, हमारा थोड़ा सा मसला ये होता है कि आप जब क्योंकि उस्मान भाई वल्नरेबल तो आपको करता है ना सोशल मीडिया। एक दफा 10 लोग तारीफ करेंगे, एक किसी ने गाली दे दी ना, आपको गाली लग जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसा। आप लोगों को 10 लोगों की तारीफ नजर नहीं आएगी। आपने एक चीज जो इंटरनेट पे डाल दी है, दैट इज आउट इन द ओपन फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू जज, ठीक है। तो वो एक चीज आपको वल्नरेबल बनाती है, लेकिन उसमें भी ना आपके ज़हन में लोग होते हैं कुछ कि अच्छा मैं जब ये डालूंगा तो वो मामू क्या सोचेंगे, वो उनके बेटा क्या सोचेगा, वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे, शुरू में सोचेंगे, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है, फिर वो वही कहेंगे ये मेरा भांजा है, मैं इसका मामू, ये मेरा भतीजा है। मेरे मामू तो बहुत अच्छे हैं सारे, लेकिन हाँ नहीं, मेरे भी सारे रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके जहन में ना जो इमीडिएट लोग जिनको आप जहन में लाते हैं, जब आपको होता है मुझे जज ना करेगा, वो रिलेटिव्स ही होते हैं। और जज तो करते हैं लोग, वो तो करते हैं। पाकिस्तानियों में स्पेशल ये एक खासियत है जज करने की। हाँ बिल्कुल, मैं बल्कि कहता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर एक कॉम है जिनका काम ही ट्रोलिंग है,
ट्रोलिंग, वो बैठे ही सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग के लिए होते हैं और वही वायरल करते हैं। हाँ, वही वायरल करते हैं, ये बात भी ठीक है। तो उनसे फ़र्क नहीं आपको पड़ना चाहिए। मतलब मैं कहूँगा कि ये कहना आसान है कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पड़ता है फ़र्क, आई अंडरस्टैंड, तो है यार, पड़ता है, लेकिन वो बैरियर आपको ख़त्म करना पड़ता है। हाँ, नो रिस्क नो रिवॉर्ड, वही बात है। यस, एंड हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाई रिस्क हाई रिटर्न। पाकिस्तान के हालात बताओ यार। यार उस्मान भाई, मुझे तो लगता है कि मैं काफ़ी होपफुल हूँ, बेहतर हो जाएंगे, मतलब हो सकते हैं। मतलब मैं ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूँ। आई थिंक ऑप्टिमिज्म बड़ी चीज़ है यार, लोगों को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। सिर्फ हम यही सोचते रहते हैं कि यार चीज़ें महंगी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। छोटी सी मैं एक बात करता हूँ, अब मेरे ख्याल से रोटी 30-35 रुपए की है या 25 रुपए की है, मतलब 2 रुपए की याद है मुझे रोटी। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, तो आई वाज टॉकिंग टू समवन, अभी मैं जब यूएस में था लास्ट ईयर, बल्कि इनफैक्ट, तो मुझे याद है मैं ज़रा लंबे टाइम के लिए था, तो मैंने कहा रोज़ तो नहीं, मैकडॉनल्ड्स तो खैर वैसे ही नहीं खा सकते वहाँ पे, हलाल नहीं होता, तो हलाल ढूंढना पड़ता है। तो मैंने एक जगह ढूंढ ली, वहाँ पे रोटी सालन मिलता था सारा कुछ। तो द सस्ती रोटी वॉज फॉर $2। हाँ, एंड $2 हमारे 560 रुपए, ठीक है, अब बनते, लास्ट ईयर ये 600-650 बनते थे। तो बात ये, तो मैंने कहा यार ये तो $2 की रोटी है, अभी भी पाकिस्तान से तो ये महंगी हुई। लेकिन देन मुझे किसी ने कहा कि यार ये गलत है, वहाँ पे आप डॉलर्स में कमा रहे हो, यहाँ रुपयों में कमा रहे हो। बात उनकी ठीक थी, बट देन अगेन वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान। अभी भी इतनी चीज़ों में गैप है, इतना मार्केट में गैप है, लेकिन पीपल डू नॉट ट्राई टू टेक एडवांटेज। हाँ, ये सबसे बड़ा मसला है। मतलब मैं ये बात बड़ा ही क्लियर करके कहना चाहता हूँ कि मैं किसी की भी प्लाइट को या कोई भी जिस भी सर्कमस्टांस से गुजर रहा है, मैं उसको बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं कह रहा कि यार कि लोग रो रहे हैं बिला वजह। फॉर श्योर लोग बहुत मुश्किल में हैं, हालात आपके बहुत मुश्किल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह की ज़ात पे आप यकीन रख के अगर मेहनत करें, आप काम करें, तो आप अपने हालात खुद टेंजिबली अपनी आंखों के सामने चेंज होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, You gotta believe in yourself, right? आपको अपनी ज़ात के ऊपर यकीन रखना है। हमारे लोगों का थोड़ा सा इशू ये है कि हम लोग बहरहाल मेहनत से घबराते हैं। यहाँ पे हमारे लोग कंप्लेनिंग थोड़े से ज़्यादा हैं, शिकायत ज़्यादा करते हैं कि ये नहीं हुआ, उसने ये नहीं किया। जो है वो नहीं देखना, जो नहीं है उसको चाहना। हाँ, जिंदगी में कामयाबी के लिए ना मुझे लगता है, और अगेन मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं कोई कामयाब आदमी नहीं हूँ, मैं छोटा सा अपनी मतलब तजर्बा या इनसाइट शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो विक्टिम माइंडसेट है ना, कि मैं विक्टिम हूँ, ठीक है, और सब बाकी दुनिया जो है या मुआशरा जो है वो मेरे खिलाफ है, ये पैसे वाले लोग भी मेरे खिलाफ हैं, ये हुकूमत भी मेरे खिलाफ है, मेरे घर वाले भी मेरे खिलाफ हैं, वो भी मेरे खिलाफ है। मुझे लगता है विक्टिम माइंडसेट इंसानी पोटेंशियल का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, क्योंकि जो अपने ऊपर तर्स खिलवाना, हाँ, जो मतलब फीलिंग पिटी फॉर योरसेल्फ, यस, ये सबसे बड़ा किलर है आपके पोटेंशियल का। आपको चीज़ों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, आपको कंट्रोल में अपने लेना पड़ेगा चीज़ों को, और जब तक आप नहीं लेंगे तो अगर आप अपने आप को परसीव ही विक्टिम करते हैं, आप विक्टिम रहेंगे, आपके ऊपर हर कोई चढ़ाई करता रहेगा। ये तो दैट्स सो ट्रू। व्हाट्स योर मोटिवेशन इन लाइफ? उस्मान भाई, बेगम भी हैं, मैं मतलब मुझे लगता है कि एज यू ग्रो ओल्डर ना, मुझे लगता है आपके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। मतलब हर लड़का, मैं आई कैन स्पीक फॉर बॉयज़ शायद एक हद तक, जो बॉयज़ होते हैं वो हमारी ज़िंदगियों में एक टाइम आता है जब हम लोग अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर होते हैं। ठीक है, जब हमारे नए नए दोस्त बनते हैं, हमें नई नई आज़ादी मिलती है, ऐसे ही, ठीक है, तो हमें फैमिली के साथ ना हमारा एक डिस्टेंस और एक गैप आता है। हाँ। लेकिन फिर जब आप और बड़े होते हैं, यू फॉर्म अ फैमिली योरसेल्फ, जब आपकी अपनी शादी होती है, फिर अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया, सो ग्रेटफुल फॉर इट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता ना फिर आपको ये समझ में आने लगता है कि यार ब्रो, तुम दुनिया में जहाँ से भी होके आ जाओ ना, इवेंचुअली फैमिली ही है, अपने अपने ही होते हैं, अपने अपने ही होते हैं, और आपकी फैमिली ही है, और आप अपनी फैमिली के लिए ही स्ट्राइव करते हो। So the way we think changes with the passage of our time and age. 110%। तो मुझे इस वक्त ये महसूस होने लग गया है कि इस वक्त मेरी जो मोटिवेशन है ना ऑफ डूइंग गुड इन लाइफ, वो पहली सदा पे तो है फैमिली। ठीक है, आई वांट टू डू गुड फॉर माय फैमिली। मैं उनको बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मैं उनके लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो उन्होंने कभी सोचा हो। हम उस्मान भाई, लड़कों की मुझे लगता है अपनी ज़ाती ख्वाहिशात तो ऐसा होती ही नहीं है, ख्वाहिशात पूरी करने में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, दूसरों की ख्वाहिशात पूरी करने में ज़्यादा मजा, उसमें ज़्यादा कंटेंटमेंट मिलती है आपको, और सक्सेस आपको लगती है कि यार अब मैं मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप अपनी बीवी को एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दें, लेट्स से कोई ऐसी चीज़ जो वो चाह रही थी, गोल्ड दो ताकि 10 साल वो महंगा हो, फिर उसको बेचो और उसे फिर और पैसे कमाओ। गिफ्ट में गोल्ड दें ताकि वो आप इन्वेस्टमेंट भी हो आपके साथ, हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट है। अम्मी को भी गोल्ड दें, सबको गोल्ड दें, सबको, जिसको दें, अब्बू को ना दें। तो oh my God,
भाई। तो मुझे लगता है कि एक लड़के के लिए तो इवेंचुअली कंटेंटमेंट जो होती है वो फैमिली, तो हाँ मेरी मोटिवेशन जो प्राइमरी मुझे लगता है इस वक्त वो फैमिली बन चुकी है, उनके लिए अच्छा करना। और प्लस हाँ फिर अपने लिए ये है कि अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करते रहो, नई से नई चीज़ें करो। मतलब स्टैंड अप कॉमेडी मैंने इन द फर्स्ट प्लेस शुरू ही इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगता है कि क्यों नहीं हो सकी अभी तक पाकिस्तान में, मतलब अगर इंडियंस उसमें कामयाब हो गए, हाँ हम क्यों नहीं हो सके। देखो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास इतने फेमस हैं, हाँ इंडिया में फेमस हैं यार। बिल्कुल ऐसी है, और मैं हैरान होता हूँ, मतलब उनकी फिल्में चलती हैं, हमारे ड्रामे चलते हैं। बिल्कुल तो ऐसी है। और ये स्टैंड अप कॉमेडी भी वहाँ, मतलब मैं आई सी अ लॉट ऑफ शोज ऑन यूट्यूब, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस के। पाकिस्तान का तो सीन मुझे लगता है अभी थोड़ा सा पहले ही स्टार्ट हुआ है, एंड देन दिस द थिंग अगेन दैट देयर इज अ गैप इन द मार्केट। बिल्कुल बहुत बड़ा गैप है। तो मैंने यही कोशिश की कि स्टैंड अप कॉमेडी को परसू करके मैं शायद एक ऐसे गैप के ऊपर टैप कर सकता हूँ जो किसी ने अभी तक नहीं किया। तो हैव यू थॉट दैट वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? आई हैव नॉट थॉट ऑफ इट, लेकिन आई वुड वांट टू सी माई सेल्फ डूइंग अ वर्ल्ड टूर स्टैंड अप का, अपना एक सेट लेके अगले 5 सालों के अंदर। मैं शायद वो कर रहा हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट डिक्लाइन किया है फ्रॉम अ वेरी लीडिंग टीवी चैनल जो कि एक ड्रामा का था। अरे ड्रामे में आ रहे थे, हाँ, ना करती मैंने ना इसलिए नहीं क्योंकि मैं करना नहीं चाहता था। हाँ. मैं कर लूंगा, मैं बिल्कुल ड्रामे कर लूंगा, एक्टिंग so you're open for dramas? आई एम ओपन फॉर इट, मैं बिल्कुल करूंगा। You are gonna get into dramas very soon. हाँ वो मैं कर लूंगा, लेकिन मैंने वो इसलिए किया क्योंकि मुझे इस वक्त लग रहा है कि मैं अगर एक प्रोजेक्ट, और वो होना भी कराची में है, आप लाहौर से उठ के कराची जाएंगे, 5-6 महीने आप इंगेज हैं, 5-6 महीने आप उसके साथ स्टैंड अप नहीं कर सकते, आप अपने शोज नहीं कर सकते। तो ये जो नया सेट मैंने बनाया है, मैं इसके साथ पाकिस्तान टूर करना चाहता हूँ। मैं कराची जाऊँगा, इस्लामाबाद जाऊँगा, फैसलाबाद जाऊँगा, प्रॉब्ली मुल्तान जाऊँगा, मैं और वीडियोस बनाऊँगा, उनको यूट्यूब पे रिकॉर्ड करूँगा। तो मैंने अगर एक चीज़ को शुरू किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा उसके फुल पोटेंशियल पे उसको एक्सप्लोर कर लूँ। So you can only crack jokes when you're prepared? Or you can crack a joke right now? मतलब आई कैन नॉट क्रैक जो इस तरह से राइट ना हो Why not? कि आप मुझे एक कमांड दें और मैं उसके ऊपर जोक दे दूं। लेकिन हाँ मैं मुझे लगता है आप किसी बात के रिस्पॉन्स में जोक, और ये थोड़ा सा कॉमेडियंस ना मिसअंडरस्टूड भी होते हैं। हाँ ठीक है कि अगले दिन भी हम लोग बैठे हुए थे 3-4 लोग, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि अक्सर होता है कि यार अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, क्या हाल है, बिग फैन यार, जोक तो सुनाए। मतलब जोक ऐसे तो नहीं होता कि मैं जोक की कोई हार्ड ड्राइव लेके फिर रहा हूँ और मैं वो आपको खड़े खड़े सुना दूंगा। ऐसे फैमिली में नहीं हुआ वो, ये अब्बास है, ये हमारा दामाद है, या ये मेरा बेटा है, या ये मेरा भतीजा है, जोक तो सुनाओ। हाँ होता है ना वही कि यार तुम सुनाते हो? नहीं मैं नहीं सुनाता, मैं ऐसे नहीं जोक सुना सकता। मतलब मुझे उसके लिए एक माहौल चाहिए, मुझे उसके लिए एक सेटअप चाहिए। वेरी नाइस, दैट्स द सेम थिंग व्हेन समबडी आस्क्स मी, ओ यार ये मेरा दोस्त है, तस्वीर तो खींची है। हाँ ऐसे ही मैं उनकी शक्ल देख रहा था कि यार यू नो मतलब हमारे लोगों का होता है ना कि फ्री में जितनी पॉसिबल एंटरटेनमेंट है वो आप ले लो, पीपल विल ओन यू। हाँ आपने मेरा जोक सुनना है, टिकट लें, शो में है, आपको क्या जोक बात है, सुनाएंगे। बिजनेसमैन ब्रो, वेरी नाइस। चल यार बात, it was a pleasure having you. Thank you so much for taking out time. Likewise, thank you for having me, Usman bhai. It was amazing. I hope people are gonna like your podcast with me. And inshallah, we'll be looking forward for more shows in Lahore. Inshallah. Because we are from Lahore and we're looking forward. Inshallah. ठीक है. Thank you so much, bro. Okay.